नमस्ते। इंडिया की लीगल हिस्ट्री में ना कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी इको, जिनकी गूंज सालों बल्कि डेकेड्स बाद भी सुनाई देती है। और शाहबानो केस फॉर श्योर उन्हीं में से एक है। देखिए 1985 का ये मामला सिर्फ एक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसने तो हमारी सोसाइटी, पॉलिटिक्स और लॉज इन सब पर एक ऐसी डिबेट शुरू कर दी जो बिलीव इट और नॉट आज तक चल रही है। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक बहुत ही मामूली, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल सी रकम से। सोचिए ज़रा, क्या एक औरत का सिर्फ 179 रुपीस के लिए फाइट करना देश के लॉज को, उसके लीगल फैब्रिक को चैलेंज कर सकता है? वेल, शाहबानो के केस में इसका आंसर एक रिसाउंडिंग यस था। आइए डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो शुरुआत करते हैं इस केस के कोर कॉन्फ्लिक्ट से। ये एक बैटल थी, अ बैटल बिटवीन टू डिफरेंट लीगल सिस्टम्स। एक तरफ था इंडिया का सेक्युलर लॉ और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। यहाँ पर जो लीगल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। समझिए, एक तरफ है हमारा सेक्युलर लॉ, स्पेसिफिकली सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। ये बेसिकली एक सेफ्टी नेट जैसा है सभी सिटीजन्स के लिए। इसका सिंपल सा एम है कि किसी भी रिलीजन की कोई भी डिवोर्स्ड वुमेन अगर डेस्टिट्यूट है, लाचार है, तो उसे मेंटेनेंस मिले, बेसिकली टू प्रिवेंट वेग्रेंसी। और दूसरी तरफ है मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये कहता है कि हस्बैंड की लायबिलिटी मेंटेनेंस के लिए काफ़ी लिमिटेड है, सिर्फ इद्दत पीरियड तक, जो डिवोर्स के बाद का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ के रिश्तेदारों या कम्युनिटी पर शिफ्ट हो जाती है। तो आमने सामने थे दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स। अब सवाल कोर्ट के सामने ये था कि इन दोनों में से कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। तो आइए इन बड़े बड़े लीगल सवालों से थोड़ा पीछे हटकर उस इंसान की कहानी को जानते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घुमा। ये स्टोरी है शाहबानो बेगम की, अ 62 ईयर ओल्ड वुमेन्स फाइट। देखें उनकी लाइफ की टाइमलाइन को। 1932 में उनकी शादी मोहम्मद अहमद खान से हुई, जो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट थे। उनके 5 बच्चे भी हुए, सब ठीक था। पर 43 साल की मैरिज के बाद 1975 में उनके हस्बैंड ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर 1978 में उन्होंने ट्रिपल तलाक देकर उन्हें डिवोर्स दे दिया और हर तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट रोक दिया। इमेजिन कीजिए, 62 साल की उम्र में शाहबानो ने मेंटेनेंस के लिए आखिरकार कोर्ट का रुख किया। और ये पूरी लीगल बैटल जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, वो आखिर किस अमाउंट के लिए थी? सिर्फ 179 रुपीस एंड 20 पैसे पर मंथ। ये इतनी छोटी सी रकम एक ऐसी लड़ाई का सिंबल बन गई जो आगे चलकर देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ी जानी थी। इट वॉज नेवर अबाउट द मनी, इट वॉज अबाउट द प्रिंसिपल। तो अब चलते हैं सीधे कोर्ट रूम में। लेट्स लुक एट द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ 2 लॉयर्स की डिबेट नहीं थी। नो, ये 2 अलग अलग लीगल फिलॉसफीज का क्लैश था। ओके, सो शाहबानो के साइड का आर्ग्यूमेंट क्या था? उनका कहना था कि सेक्शन 125 एक सेक्युलर लॉ है, ये एनी पर्सन के लिए है, इसलिए ये सब पर अप्लाई होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पर्सनल लॉ का इस्तेमाल किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सोशल जस्टिस को डिनाई करने के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ उनके हस्बैंड का आर्ग्यूमेंट था कि मुस्लिम लॉ के अंडर उनकी ड्यूटी महर और इद्दत पीरियड का मेंटेनेंस देने के बाद खत्म हो जाती है। उनके हिसाब से सेक्शन 125 उनके रिलीजियस फ्रीडम में एक तरह का इंटरफेरेंस था और कोर्ट्स को रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सारे आर्ग्यूमेंट्स सुन लिए गए। अब वक्त था फैसले का। लेट्स मूव टू द क्लाइमैक्स ऑफ दिस स्टोरी, द सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को 4 की पिलर्स पर बेस किया। नंबर 1, उन्होंने रूल किया कि सेक्शन 125 एक सेक्युलर सेफ्टी नेट है जो सभी सिटीजन्स पर अप्लाई होता है ताकि कोई डेस्टिट्यूट ना रहे। नंबर 2, वाइफ टर्म की डेफिनेशन को क्लैरिफाई किया कि इसमें वो डिवोर्स्ड वाइफ भी इंक्लूडेड है जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। नंबर 3, एंड दिस इज क्रूशल, सेक्युलर लॉ प्रिवेल्स, यानी सेक्शन 125 जैसा सेक्युलर स्टैट्यूट पर्सनल लॉ को ओवरराइड करेगा। और नंबर 4, कोर्ट ने तो स्क्रिप्चर्स को भी साइट किया, ये कहते हुए कि वहां भी डिवोर्स्ड वाइफ के लिए प्रोविजन की बात कही गई है। कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में इस बात को बहुत स्ट्रांगली स्टेट किया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 125 इज अ मेजर ऑफ सोशल जस्टिस। मतलब इसका पर्पस सिर्फ पैसे देना नहीं है, इसका असली मकसद है विमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना। ये इस लॉ की सोल है।
और कोर्ट ने इस पॉइंट को भी एड्रेस किया कि क्या दोनों लॉज में कॉन्फ्लिक्ट है। उनका कहना था देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने साफ किया कि एक मुस्लिम हस्बैंड की ऑब्लिगेशन सिर्फ पर्सनल लॉ तक लिमिटेड नहीं है। सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस देना उनके हिसाब से पर्सनल लॉ के अगेंस्ट नहीं जाता। एक है रिलीजियस ऑब्लिगेशन और दूसरा है अ सिटीजन्स ऑब्लिगेशन। पर इस वर्डिक्ट में एक ऑब्जर्वेशन ऐसी थी जिसने इस केस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। कोर्ट ने फेमसली रिमार्क किया कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विजन है वो इतने सालों बाद भी एक डेड लेटर यानी एक बेजान चिट्ठी की तरह पड़ा हुआ है। बस इस एक कमेंट ने इस केस का स्कोप मेंटेनेंस से बढ़ाकर एक नेशनल डिबेट में बदल दिया। तो वर्डिक्ट तो आ गया, राइट? बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। इनफैक्ट यहां से तो अ होल न्यू चैप्टर शुरू हुआ। लेट्स एक्सप्लोर इस केस की लास्टिंग लेगेसी क्या रही, इसका आफ्टरमैथ क्या था। ये वर्डिक्ट इट लिटरली इग्नाइटेड अ फायरस्टॉर्म। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने एक पॉलिटिकल और सोशल अर्थक्वेक ला दिया। बहुत से कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने इसे रिलीजियस लॉ में इंटरफेरेंस की तरह देखा और देखते ही देखते देश भर में इसके अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इवेंट्स आगे बहुत तेजी से अनफोल्ड हुए। देखिए, अप्रैल 1985 में वर्डिक्ट आया, लेट 1985 तक पूरे देश में प्रोटेस्ट्स होने लगे। इस पॉलिटिकल प्रेशर में आके मई 1986 में पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट पास किया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। इस एक्ट का एम था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इफेक्टिवली नलिफाई करना। बट वेट, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। 2001 में एक और केस आया, डैनियल लतीफी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के इस नए एक्ट को इंटरप्रेट किया और इस तरह से इंटरप्रेट किया कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस का राइट फिर से जिंदा हो गया। बेसिकली द कोर प्रिंसिपल ऑफ शाह बानो वाज अपहेल्ड इन अ डिफरेंट वे। और जैसे हमने पहले बात की, इस केस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की डिबेट को नेशनल सेंटर स्टेज पर ला दिया। यूसीसी बेसिकली एक प्रपोजल है जिसका आइडिया है कि सभी सिटीजन्स के लिए उनके रिलीजन या जेंडर से ऊपर उठकर पर्सनल मैटर्स के लिए एक कॉमन सेट ऑफ लॉज हों। और शाह बानो केस इस डिबेट का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया। तो इस पूरे डिस्कशन के की टेकअवेज क्या हैं? लेट्स सम इट अप। पहला, इसने सेक्युलर लॉ की सुप्रीमेसी को अफर्म किया, एटलीस्ट मेंटेनेंस के मैटर्स में। दूसरा, इसने पर्सनल लॉ वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स की एक नेशनल डिबेट को स्पार्क किया जो आज भी रेलेवेंट है। तीसरा, इसके चलते नया लेजिस्लेशन बना और फिर उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी हुआ। और चौथा, ये केस आज भी जेंडर जस्टिस और यूसीसी पर होने वाली हर डिस्कशन का एक कॉर्नरस्टोन है। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही डीप क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता है कि एक नेशन, एक देश, एक इंडिविजुअल के राइट्स और एक कम्युनिटी के लॉज के बीच आखिर बैलेंस कैसे बनाएं। ये वो सवाल है जिसका जवाब इंडिया आज भी ढूंढ रहा है।